हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का इतिहास विषय का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजा, किसान और नगर। इस चैप्टर में दोस्तों हम लोग जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आपको पता होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना की गई थी। ठीक है, और इनके गुरु का नाम जो है चाणक्य था। ठीक है, जिनके द्वारा जो है अर्थशास्त्र किताब लिखी गई थी। ठीक है, ये सारी चीज दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, पार्ट 1 का लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके उसको देखिए। उसमें दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को जो है डिस्कस कर दिया गया है और बाकी क्वेश्चन को दोस्तों हम लोग जो है पार्ट 2 में अर्थात इस वीडियो में जो है देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये वीडियो जो है पार्ट 2 है। ठीक है, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों मैं आपको यहीं पर बता दूँ कि यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आपको नहीं मिलता है दोस्तों, आप जो टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए डेप्थ स्टडी विद आशीष, आपको जो है मिल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों आप जो है हमारे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का भी नाम जो है यूजर नेम यही है। ठीक है, डेप्थ स्टडी विद आशीष। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मौर्य काल में अशोक के धर्म का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है कर वसूली, दूसरा है समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है सैन्य शक्ति बढ़ाना, ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा का प्रसार करना। तो दोस्तों उसका मुख्य उद्देश्य था समाज में नैतिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा डिस्क्राइब किया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अशोक ने धर्म के माध्यम से सामाजिक नैतिकता और सह अस्तित्व और अहिंसा को बढ़ावा दिया था। ठीक है, तो इस तरह का डिस्क्राइब जो दोस्तों आपको जो हर एक क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ताकि दोस्तों आपको जो है हर एक क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आए और आप जो है अपना एग्जाम में अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सके। क्वेश्चन नंबर 2 है कि अर्थशास्त्र में कितने अध्याय थे? तो दोस्तों मैंने जब चैप्टर को आपको पढ़ाया था तो दोस्तों उसमें बताया था कि अर्थशास्त्र में जो है कुल 18 अध्याय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है, डिस्क्राइब किया गया है कि कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में कुल 18 अध्याय हैं जो प्रशासन, अर्थव्यवस्था और समाज के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये जो है आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पंच महाशिलाओं का संबंध किससे है? तो दोस्तों पंच महाशिलाओं से यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है युद्ध नीति, ऑप्शन नंबर बी है अशोक के शिलालेखों से, ऑप्शन नंबर सी है व्यापार मार्ग से, ऑप्शन नंबर डी है साम्राज्य विस्तार से। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक के शिलालेख से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे दोस्तों मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हूँ कि पंच महाशिलाएं अशोक के शिलालेख हैं जिनमें धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अशोक ने बौद्ध धर्म का प्रचार किस क्षेत्र में नहीं किया? तो दोस्तों वो था अरब क्षेत्र। ठीक है, उसके अलावा श्रीलंका, यूनान और दक्षिण अफ्रीका, ये तीनों क्षेत्र में ये जो है धर्म का प्रचार करते हैं। ठीक है, बौद्ध धर्म का। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है कि अशोक का कौन सा अभिलेख सबसे लंबा है? पहला है प्रथम शिलालेख, दूसरा है 13वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर सी है 7वां शिलालेख, ऑप्शन नंबर डी है 12वां शिलालेख, जिसमें से दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा 13वां शिलालेख। ठीक है, इसमें क्या बताया गया है ना, ये जो 13वां शिलालेख है इसमें दोस्तों जो है कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है और उसके धर्म नीति को अपनाने की चर्चा की गई है। ठीक है, आपको पता होगा कलिंग युद्ध, जो कि मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था। ठीक है, यदि आपने पार्ट 1 को देखा होगा तो दोस्तों आपको पता होगा कि कलिंग युद्ध कब हुआ। ठीक है, आप दोस्तों इस वीडियो में कमेंट कीजिए कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। ठीक है, और यदि आपको नहीं पता दोस्तों आप जो है पार्ट 1 को देखिए, पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौटिल्य ने मौर्य साम्राज्य की राजधानी के लिए कौन सी व्यवस्था सुझाई थी? तो दोस्तों वो था सामरिक दृष्टि से मजबूत स्थल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा व्याख्या करके बताया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजधानी के लिए सामरिक दृष्टि से मजबूत और जल स्रोतों से उत्पन्न क्षेत्र सुझाए। क्वेश्चन नंबर 7 है, धम्म शब्द का अर्थ क्या होता है? तो धम्म शब्द का अर्थ होता है नैतिकता। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी नैतिकता होता है। इसमें दोस्तों मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताया हूं कि अशोक के धर्म का उद्देश्य नैतिकता, सहिष्णुता और समाज में सामंजस्य स्थापित करना था। क्वेश्चन नंबर 8 है, मौर्य साम्राज्य के प्रशासनिक व्यवस्था में कितने विभाग होते थे? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में कुल जो है 20 विभाग होते थे। ठीक है, 20। मौर्य काल में प्रशासन के लिए 20 विभाग बनाए गए थे, अलग अलग जिम्मेदारी को निभाते थे। ठीक है, जो अलग अलग जिम्मेदारी को निभाते थे। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अशोक के समय किस भाषा में सबसे अधिक शिलालेख लिखे गए थे? तो वो थे प्राकृतिक भाषा। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में है
अशोक ने अपनी प्रजा को सरल भाषा में संदेश देने के लिए प्राकृतिक भाषा में शिलालेख लिखवाए थे, ताकि हर एक जो है नागरिक, हर एक जो है सबको, सभी लोगों को जो है समझ में आए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, सारनाथ स्तंभ किसके शासनकाल में बनाया गया था? तो दोस्तों ये जो सारनाथ स्तंभ है वो अशोक के शासनकाल में बनाया गया था। ठीक है, जो कि मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी राजा थे। इसमें व्याख्या में है, सारनाथ का स्तंभ अशोक के शासनकाल में बनवाया गया था, जो बौद्ध धर्म के प्रतीक के रूप में प्रसिद्ध है। आपको दोस्तों पता होगा कि सारनाथ, ठीक है, यहीं पर जो है गौतम बुद्ध जो है सबसे पहला उपदेश देते हैं 5 ब्राह्मण को। ठीक है, जिसे जो है धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, ये दोस्तों आपको जो है चैप्टर नंबर 4 में मिलेगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, उसके बाद चैप्टर नंबर 3 आएगा, उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में दोस्तों आपको जो है ये चीजें मिलेगी। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में जो है बौद्ध धर्म के बारे में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, मौर्य काल में अवकाश भूमि का क्या अर्थ होता है? तो वो होता है कर मुक्त भूमि। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे मैंने थोड़ा इसके क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया हूँ कि अवकाश भूमि वह भूमि होती है जो धार्मिक उद्देश्य के लिए कर मुक्त घोषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, मौर्यकालीन प्रशासन में धर्म महामात्र किससे संबंधित था? तो वो था धार्मिक नीतियों से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे थोड़ा सा मैं व्याख्या किया हूँ कि धर्म महामात्र को अशोक ने नियुक्त किया था ताकि समाज में धर्म का प्रचार किया जा सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मौर्य साम्राज्य में कर मंत्री को क्या कहा जाता था? तो उसे कहते थे समाहर्ता। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में मैंने आपको बताया है कि समाहर्ता मौर्यकालीन शासन में कर वसूली का प्रमुख अधिकारी होता था। क्वेश्चन नंबर 14 है, अर्थशास्त्र के अनुसार राजा का प्रमुख कर्तव्य क्या था? तो उसका राजा का कर्तव्य होता था कि जनताओं की रक्षा करना। ठीक है, जनताओं को किसी भी प्रकार का कष्ट ना हो। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में राजा का प्रमुख कर्तव्य राजा जनता की सुरक्षा और कल्याण बताया है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये आपको कहाँ देखने को मिलती है? जो कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र लिखा गया है उस किताब में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौर्य साम्राज्य का कौन सा क्षेत्र रेशम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो वो था मगध। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो कुल 16 महाजनपद है उस 16 महाजनपद में सबसे प्रसिद्ध, सबसे ताकतवर महाजनपद कौन सा था? ना मगध। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धम्म लिपिक का क्या कार्य था? पहला है युद्ध संचालन, दूसरा है धम्म का प्रचार करना, तीसरा है नगर का प्रबंधन और ऑप्शन नंबर डी है कर संग्रह। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? धम्म का प्रचार करना। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्याख्या में बताया है कि अशोक ने धम्म लिपिक की नियुक्ति धम्म नीति के प्रचार के लिए की थी। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि मौर्य काल में कर की दर कितनी होती थी? तो दोस्तों मौर्य साम्राज्य में जो है कर की दर 1/6 होती थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोक का कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। ठीक है, यहाँ पे मैंने व्याख्या के रूप में बताया है कि 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, जिसके बाद उसने अहिंसा का मार्ग अपनाया। ठीक है, आपको पता होगा इसने जो है धम्म को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 19 है कि मौर्य काल में राजकीय व्यापार किसके माध्यम से होता था? तो वो जो है राज्य का नियंत्रक होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि मौर्य काल में अधिकांश व्यापार राज्य के नियंत्रण में होता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सॉरी दोस्तों, ये जो है आपका खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आपका पार्ट 2 जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। ये चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों। इसमें जो है एक बाकी था वो था गुप्त साम्राज्य। ठीक है, गुप्त वंश, जो कि दोस्तों आपको मैं बता दूं कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो है वो श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। दोस्तों आपने चैप्टर में पढ़ा होगा तो आप कमेंट कीजिए कि गुप्त साम्राज्य जो है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ठीक है, तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे चैप्टर नंबर 2 से वो सारे डिस्कस कर दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपका जो है चैप्टर नंबर 3 आएगा जिसमें महाभारत के बारे में वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।